हेलो बच्चों, आज हम 11th क्लास का चैप्टर लेसन 4 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ा दिया था जीव जगत, दूसरा चैप्टर मैंने जीवों का वर्गीकरण पढ़ाया था और थर्ड चैप्टर जो है वो वनस्पति जगत है। लेकिन उससे पहले मैं आपको फोर्थ लेसन करवा रही हूँ क्योंकि जो अपन ने सेकंड लेसन किया था उससे इसका संबंधित है, तो आपको वो पढ़ने में आसानी होगी इसलिए। तो बच्चों, इस लेसन में आप क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। बच्चों, लेसन 4 का नाम है प्राणी जगत। प्राणी जगत क्या होता है? मैंने आपको आर.एच. विटकर की वर्गीकरण पद्धति बताई जिसमें मैंने आपको बताया था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया के अंदर उसको डिवाइड किया गया और अपन ने एक एक का अच्छे से अध्ययन किया। और अब बच्चों, हम इस प्राणी जगत के अंदर उस वर्गीकरण और भी आगे कई साइंटिस्ट ने वर्गीकरण किया जीवों का, लेकिन वर्गीकरण करने से पहले उससे कुछ आधार थे जिससे क्या होता है कि उसमें कुछ समानताएं जीवों के अंदर पाई गई और उन समानताओं के आधार पर उनको वर्गीकृत किया गया था। इसमें कुछ शब्द और कुछ परिभाषाएं काम में आती है, वही अपन वर्गीकरण के आधार के रूप में पढ़ेंगे। तो बच्चों, प्राणी जगत में सर्वप्रथम हम वर्गीकरण किया गया, ये मैंने आपको बता दिया था अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर। अब वर्गीकरण का आधार क्या है वो अपन पढ़ेंगे। वर्गीकरण क्या होता है? ये जीवों को उनकी समानताओं व असमानताओं के आधार पर विभाजित करना ही वर्गीकरण कहलाता है। वर्गीकरण का आधार क्या है कि कोशिका अवस्था, शारीरिक सम्मिति, प्रगुहा की प्रकृति, पाचन तंत्र, जनन तंत्र, इन सब में पाई जाने वाली समानता क्या है? वर्गीकरण का आधार। इसमें कुछ पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ेंगे अपन जो वर्गीकरण का आधार बनाते हैं। सर्वप्रथम अपन संगठन के स्तर पढ़ते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं, एक कोशिकाएं जो होती है, कोशिकाओं का संगठन मिलकर उत्तक बनाता है, तो वो उत्तक से ही कार्य करते हैं, वो उत्तक स्तरीय संगठन कहलाता है। बहुत सारे उत्तक मिलकर अंग बनाते हैं तो वह अंग स्तरीय संगठन होता है, और अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं तो अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है। मतलब कोशिकीय स्तर का संगठन जिसमें केवल कोशिकाएं कार्य करती है वो होता है स्पंज के अंदर। स्पंज के अंदर केवल कोशिकीय स्तर का संगठन पाया जाता है। उत्तक स्तरीय संगठन सिलेंडरेटा के प्राणियों में पाया जाता है। सिलेंडरेटा के प्राणियों के अंदर उत्तक स्तरीय संगठन पाया जाता है। अंग स्तरीय संगठन प्लेटिहेल्मिन्थेस के अंदर पाया जाता है। और अंग तंत्र स्तर का संगठन मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, इन सब के अंदर पाया जाता है। ये शब्द आपके लिए नए नहीं है बच्चों, आपने इन सब का अध्ययन 9th क्लास के अंदर कर रखा है। स्पंज क्या होते हैं? ये सब डिवाइडेशन है। गाइनोडर्मेटा, ये प्लेटिहेल्मिन्थेस, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, ये कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट का डिवीजन है आपके 9th क्लास के अंदर, उसमें वर्गीकृत भाग है ये। और इसका अपन इस 11th में भी बहुत डिटेल से आगे अध्ययन करेंगे। तो कोशिकीय स्तर का संगठन स्पंज में पाया जाता है। उत्तक स्तरीय संगठन सिलेंडरेटा के प्राणियों में पाया जाता है। अंग स्तरीय संगठन प्लेटिहेल्मिन्थेस में पाया जाता है। और अंग तंत्र स्तर का संगठन मोलस्क, आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा के अंदर पाया जाता है। तो ये हो गया संगठन की बात जिसके आधार पर जीवों को वर्गीकृत किया गया है, ये आधार हो गया। अब अपन परिसंचरण तंत्र की बात करें तो दो प्रकार के परिसंचरण तंत्र होते हैं, खुले परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। बंद का मतलब कि ब्लड जो है वाहिनिकाओं के थ्रू बहता है, और खुले यानी ओपन का मतलब कि ब्लड वाहिनिकाओं से नहीं बहता है, वो हृदय से सीधे बाहर भेज दिया जाता है और सेल व उत्तक इसमें डूबे रहते हैं। और रक्त का संचार हृदय से भिन्न भिन्न व्यास की वाहिकाओं द्वारा होता है, तो इसमें बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसके अंदर आती है धमनी, शिरा और कोशिका। तो बच्चों, ये भी परिसंचरण तंत्र का आधार है। आगे अपन और स्तर देखेंगे इसको वर्गीकृत करने के आधार के बारे में। एक अपन टॉपिक, एक वर्गीकरण का आधार है सम्मिलित
सममिति। अब सममिति क्या होती है? अब बच्चों किसी भी केंद्रीय अक्ष से अगर मैं आपको कहूं जैसे ये कोई जीव है, आप इस चित्र को आसानी से बना सकते हैं, फिर इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं। अब देखो बच्चों, इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखो। ये कोई जीव है। अब सममिति क्या कहती है कि कोई भी केंद्रीय अक्ष अगर इसको दो बराबर भागों में विभाजित करे वो कहलाती है सिमेट्री या सममिति। ये सिमेट्री क्या होती है कि केंद्रीय अक्ष से दो बराबर भागों में जीव को विभाजित करना सिमेट्री कहलाती है। अब कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें ये सिमेट्री नहीं पाई जाती है, जैसे एग्जाम्पल कौन सा है? स्पंज। स्पंज के अंदर कोई सिमेट्री नहीं पाई जाती है, जबकि सिलेंटेरेटा, टीनोफोरा, एकाइनोडर्मेटा इनके अंदर सिमेट्री पाई जाती है, जो दो प्रकार की। वैसे सिमेट्री जो होती है अरीय सिमेट्री और द्विपार्श्व सिमेट्री, ये दो प्रकार की होती है। अरीय सिमेट्री के बारे में देखते हैं सर्वप्रथम। अरीय क्या होती है? किसी भी केंद्रीय अक्ष से जीव को बराबर भागों में विभाजित करने पर उसके दो बराबर भाग हो जाते हैं। किसी भी केंद्रीय अक्ष से जीव को अगर विभाजित करें तो उसके दो बराबर भाग हो जाते हैं, तो वो कहलाती है अरीय सिमेट्री। क्या कहलाती है? अरीय सिमेट्री। ये अपने सिलेंटेरेटा, टीनोफोरा और एकाइनोडर्मेटा में पाई जाती है। किसी भी केंद्रीय अक्ष की बात हो रही है। अब कहते हैं द्विपार्श्व सममिति। ये क्या होती है? ये कहता है द्विपार्श्व सममिति ये कहती है कि केवल केंद्रीय अक्ष से ही अगर जीव को विभाजित करें तो उसके दो भाग हो जाते हैं, दाएं और बाएं, वो कहलाती है द्विपार्श्व सिमेट्री। हमेशा जो बायलैटरल सिमेट्री, द्विपार्श्व सिमेट्री को इंग्लिश में बायलैटरल सिमेट्री बोलते हैं। बायलैटरल सिमेट्री क्या होती है कि हमेशा एक सेंट्रल से होती है, केवल केंद्रीय अक्ष से ही अपन उसको दो बराबर भागों में विभाजित कर सकते हैं। केकड़े को देखो, अगर केकड़े को बीच में से अगर दो भागों में विभाजित कर दिया जाए तो उसके दो ही पार्ट होते हैं, दाएं और बाएं। लेकिन स्पंज के अंदर तो सिमेट्री पाई नहीं जाती, लेकिन हाइड्रा के अंदर देखते हैं, या अपन सिलेंटेरेटा के अलावा एकाइनोडर्मेटा में स्टारफिश को देखते हैं, तो उसके किसी भी केंद्रीय अक्ष से अगर उसको विभाजित करें तो वो बराबर भागों में विभाजित हो जाता है, जिसे अरीय सिमेट्री या रेडियल सिमेट्री बोलते हैं, और इसको बायलैटरल सिमेट्री कहा जाता है। तो बच्चों ये तो हो गई अपनी सिमेट्री की बात। आगे अपन इसमें पढ़ते हैं, तो आगे अपन कोरिक संगठन की बात करें। ये भी एक वर्गीकरण का आधार है। ये क्या होता है कि किसी भी जीव में तीन स्तर पाए जाते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, और किसी में केवल दो ही स्तर पाए जाते हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। जिसमें केवल एक्टोडर्म और एंडोडर्म ही पाए जाते हैं वो सिलेंटेरेट प्राणियों के अंदर पाए जाते हैं, जबकि ट्रिप्लोब्लास्टिक, इंग्लिश में इसको डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं और इसको ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं, जो प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंदर भी पाए जाते हैं। डिप्लोब्लास्टिक की बात करें तो इसके चित्र को देखो बच्चों। इसमें बीच में एक गुहा होती है जिसके चारों तरफ एक स्तर पाया जाता है, जिसके अंदर इस तरीके की सेल्स पाई जाती है। और इसके बाहर की तरफ एक स्तर और पाया जाता है, और इसके बाहर की तरफ भी एक स्तर और पाया जाता है। अब देखो बच्चों, ये जो है अपना ये वाला पार्ट वो कहलाता है एंडोडर्म, और ये वाला भाग कहलाता है एक्टोडर्म।
अब देखो, इस एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में जब एक और वॉल हो जाती है, ये तो है ही, ये भी है, इसमें इस तरीके की सेल्स पाई जाती है। मैं ये चित्र केवल आपको समझाने के लिए बना रही हूं, आप अपनी बुक से भी इसको बना सकते हैं। अब ये देखिए, इसके अंदर भी एक और स्तर पाया गया है, ये वाला स्तर, इसमें इस तरीके की सेल्स पाई जाती है। ये अपना मेसोडर्म कहलाता है। फिर इसके बाद में ये आ जाता है एक्टोडर्म। समझ में आया? इसके अंदर दो ही स्तर थे, एक तो एक्टोडर्म और ये एंडोडर्म, और इसके अंदर 3 स्तर हैं। ये एंडोडर्म हो गई, ये मेसोडर्म हो गई और ये एक्टोडर्म हो गई। इसके बाहर की तरफ दोनों में बराबर एक स्तर और पाया जाता है। इस प्रकार ये प्राणी जो कहलाते हैं वो डिप्लोब्लास्टिक कहलाते हैं, और ये प्राणी कहलाते हैं वो डिप्लोब्लास्टिक कहलाते हैं। तो ये इसमें आते हैं, सिलेंडरेट के प्राणी आते हैं, और डिप्लोब्लास्टिक के अंदर प्लेटिहेल्मिन्थेस के प्राणी आते हैं। अब आगे देखते हैं बच्चों, आगे प्रगुहा और सिलोम के बारे में देखते हैं। प्रगुहा व सिलोम, जिसे इंग्लिश में सिलोम बोलते, क्या होती है? शरीर भित्ति तथा आहार नाल के बीच में गुहा की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति वर्गीकरण का महत्वपूर्ण आधार है। यानी कि जो इसके मध्य जो ये गुहा पाई जा रही है, उसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति भी वर्गीकरण का बहुत महत्वपूर्ण आधार है। मेसोडर्म से आच्छादित शरीर की गुहा को दह गुहा कहते हैं। अगर मेसोडर्म है और वो उससे ऊपर आच्छादित है तो उसको क्या कहते हैं? दह गुहा कहते हैं। अगर ये गुहा मेसोडर्म से आच्छादित है और इस तरीके की संरचना है तो वह क्या कहलाता है? परह गुहा वाले प्राणी कहलाते हैं, जैसे एनेलिडा, मोलस्क, ऑर्थोपोडा और कॉर्डेट्स के अंदर इस तरीके की पाई जाती है। कुछ प्राणी अगुहे भी होते हैं। इसमें 2 प्रकार के होते हैं, कुट गुहिक, यानी कि जब ये गुहा थैली नुमा संरचना के रूप में, देखो थैली के नुमा संरचना के रूप में बीच में अवस्थित है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के मध्य, तो ये कहलाती है कुट गुहिक। क्या कहलाती है? कुट गुहिक। और ये एस्केल्मेंथीज के सदस्यों में पाई जाती है। और अगुही जो होती है प्लेटिहेल्मिन्थेस में पाई जाती है। इसमें क्या होता है कि कोई भी गुहा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस तरीके की संरचनाएं नजर आ जाएगी आपको, कहीं पे भी कोई जगह नहीं है, स्पेस दिख रहा है आपको, कहीं पे कोई स्पेस नहीं है। इस प्रकार के प्राणी क्या कहलाते हैं? अगुहीय प्राणी कहलाते हैं। तो कुटगुहिक, अगुही और प्रगुहा अगर प्रेजेंट है, किस किस में पाई जाती है? एग्जाम्पल आता है एग्जाम में, प्रगुहा सिलोम क्या होता है, ये भी आता है। तो ये होता है एनेलिडा के अंदर, मोलस्क के अंदर और ऑर्थोपोडा और कॉर्डेट्स के अंदर ये पाई जाती है। तो बच्चों आज हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े और ये आपको चित्र जो है आपकी बुक में बनाए हुए हैं, आप अपनी कॉपी के अंदर इसको बना लेना। ठीक है, मैंने समझाने के हिसाब से बताया है। अगर आपको फिर भी इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना। धन्यवाद।